गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। हम शैक्षिक नवाचारी संवाद यानी कि EIC आज आपके लिए लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान की नई वर्कशीट। आज 14 अगस्त 2021 दिन शनिवार, कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान में हम लाए हैं हमारे अतीत के तहत पाठ 3 भोजन संग्रह से उत्पादन तक। आइए बात करते हैं। आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करेंगे, जो प्रारंभ में कृषक हुआ करते थे और पशुपालक, पशुओं को पालने वाले। ठीक है बच्चों, आज हम आपको आरंभिक मानव के द्वारा भोजन को इकट्ठा करने तथा अन्य जानकारी देंगे। प्रारंभिक मानव को यह मालूम हुआ कि खाने योग्य वनस्पतियां कहाँ कहाँ मिल सकती हैं। बीज पौधों से गिरकर कैसे अंकुरित होकर फिर से पौधे बन जाते हैं, और उन्होंने बीजों व पौधों की देखभाल करना भी सीख लिया। इस प्रकार वे धीरे धीरे कृषक बन गए। इसी प्रकार लोगों ने अपने घर के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करके पालतू बनाया होगा। सबसे पहले मानव ने गेहूं व जौ की फसलें उगाई और कुत्ते, भेड़ व गाय को पालतू बनाया। वैज्ञानिकों को खुदाई में बहुत से अनाजों व जानवरों के हड्डियों के अवशेष मिले हैं, जैसे पूरा स्थल मेहरगढ़, जो आधुनिक पाकिस्तान में गेहूं, जौ, भेड़, बकरी। कोल्डी हवा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है, वहां पर चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। बुर्जहोम आधुनिक कश्मीर में है, जो वहां पर गेहूं और दलहन मिले हैं, कुत्ते आदि के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। अब हम चलते हैं स्थायी जीवन की ओर। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों को कुछ पुरा स्थलों पर झोपड़ियां और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो पुरा पाषाण युग के उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है ना बच्चों। अब आते हैं प्रारंभिक मानव के रीति रिवाज कैसे होते होंगे। विद्वानों ने ऐसे किसानों का अध्ययन किया है जो प्रायः कृषक और पशुपालक समूह में रहते थे, जिन्हें जनजाति कहते हैं। जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं। ज्यादातर परिवार एक दूसरे से संबंधित होते हैं और इस तरह के परिवारों के समूह में मिलकर जनजाति का निर्माण करते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं नवपाषाण काल के कुछ उपकरण। यहाँ पर आप देखिए, ये नवपाषाण काल के कुछ उपकरण हैं। ठीक है बच्चों। अब कुछ प्रश्न आपके लिए। गर्तवास किसे कहते हैं? आरंभिक मानव द्वारा गड्ढे के नीचे बनाए गए घरों को गर्तवास कहते हैं। वैज्ञानिक खुदाई में पुरातत्व मेहरगढ़ में कौन से अवशेष मिले थे? गेहूं, जौ, भेड़ व बकरी। नवपाषाण युग व आधुनिक युग के दो दो उपकरणों के चित्र बनाओ। यह आपको स्वयं अपनी पाठ्यपुस्तक में करना है। अब आपके लिए गतिविधि है खोजबीन। आपके परिवेश में उत्पादित होने वाले अनाजों की सूची बनाइए। ठीक है बच्चों। ओके। कक्षा 7 में आज हम लाए हैं सामाजिक विज्ञान में हमारे अतीत के तहत पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान। आइए जानते हैं। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जिस इलाके को हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं, वहां अनेक सुल्तानों ने शासन किया और अनेक नगर बसाए, जैसे देहली, कोहना, सीरी, जहांपनाह व फिरोजाबाद आदि। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में हमें अभिलेखों, सिक्कों और स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफी जानकारी प्राप्त होती है। दिल्ली के बारे में हमें जानकारी तारीख, जो सुल्तानों के शासनकाल में फारसी भाषा में लिखे गए थे, से भी प्राप्त होती है। तारीख के लेखक बड़े बड़े बुद्धिमान जैसे सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। ये सभी नगरों में रहते थे। ये अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनके ढेर सारे इनाम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये आदर्श
समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। सन 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में गुलाम वंश की नींव रखी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनका गुलाम इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश के सभी पुत्र अयोग्य थे, इसलिए उनके मरने के बाद उनकी पुत्री रजिया सुल्तान 1236 में गद्दी पर बैठी। इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी एक लड़की होने के कारण बहुत लोगों ने उसे अपनी रानी स्वीकार नहीं किया। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत कमजोर थी, मगर 150 वर्ष बाद दिल्ली सल्तनत के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने शत्रुओं की सेना को परास्त कर एक विशाल राज्य की स्थापना कर ली, शहरों पर कब्जा किया और किसानों से कर वसूला करते थे। दिल्ली के सुल्तानों ने उपमहाद्वीप के अनेकों शहरों पर कब्जा कर मस्जिद बनवाई। इन मस्जिद में मुसलमान इबादत किया करते थे। मस्जिद अरबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा कहते हैं, घुटने और माथा टेक कर जो आराधना करते हैं, सजदा करते हैं। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहां मुसलमान एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं। दिल्ली के सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता है और इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। खिलजी तथा तुगलक शासक बंगला का इस्तेमाल करते थे। ये गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। पहले वाले सुल्तानों की तरह खिलजी और तुगलक शासकों में भी सेना नायकों को उनके इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्ति किया जाता था। ये इलाके इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इलाकों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अलाउद्दीन के समय में 3 प्रकार के कर लिए जाते थे। ठीक है, पहला कौन सा था? कृषि कर। कौन सा था? कृषि कर। दूसरा है मवेशियों पर कर। तीसरा है घरों पर कर। आप इसे याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों की धावे बढ़ गई, जिससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए एक चुनौती थी। तो ठीक बच्चों, अब कुछ प्रश्न यहाँ पर हैं आपके लिए। उससे पहले शब्द ज्ञान। आश्रित, वो आश्रित किसको कहते हैं? जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो या उस पर निर्भर हो, उसे आश्रित कहते हैं। जामा मस्जिद, जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं, उसे जामा मस्जिद कहते हैं। अब आपके लिए 4 प्रश्न यहाँ पर हैं। दिल्ली के सुल्तानों के विषय में हमें किन किन स्रोतों से जानकारी प्राप्त होती है? तो यहाँ उत्तर लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है गुलाम वंश की नींव कब और किसने रखी? इसका भी उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। अलाउद्दीन ने कितने प्रकार के कर लगाए? अभी बताया था 3 प्रकार के। मस्जिद की शब्द भाषा का शब्द है अरबी भाषा का। ठीक है बच्चों, तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से अपनी कॉपी में लिखें और याद करें। अब आते हैं कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान हमारा अतीत में अध्याय 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी। इन चीजों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीजें खरीदी जा सकती थीं। बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीजें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दिशा में बढ़ गई थी।
1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों की मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। बंगाल की अर्थव्यवस्था संकट में थी, इसलिए कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी थी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार जमीन में सुधार के लिए खर्च नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने के लिए जमींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। जो जमींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी जमींदारी को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे जमींदारों की आमदनी में सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। गांव के एक एक खेत के राजस्व को जोड़कर हर गांव का ग्राम समूह, महाल जिसको कहते हैं, से वसूली होने वाला राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। ब्रिटिश नियंत्रण वाली दक्षिण भारतीय इलाकों में भी स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। यह नई विकसित व्यवस्था रैयतवारी कहलाई। मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसलिए इसे मुनरो व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भाग में किसी न किसी फसल के लिए किसान को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, अब असम में चाय, संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश था उसमें गन्ना, पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र और पंजाब में कपास, मद्रास में चावल आदि फसलें उगवाने लगी। अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। तो ठीक है ना बच्चों, ये थे कि ग्रामीण क्षेत्र पर कैसे हमारे अंग्रेजों ने शासन चलाया। अब बात करते हैं कुछ प्रश्नों की। स्थायी बंदोबस्त के मुख्य पहलुओं का वर्णन कीजिए। महलवारी व्यवस्था क्या थी? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने बंगाल का दीवान तैनात किया, किसको किया? 1865 से पहले कंपनी से सोना चांदी करती थी, तो यहां पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। बंगाल में, असम में ये फसलें उगाई जाती थी, फसलों के नाम लिखने। और अंत में चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। रैयत किसे कहते हैं? महान, निजी और रैयती। तो आपस में इसमें आप इनको ए और बी समूह में जो सही है उनको मिलाइएगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई बख्श के साथ। तो तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। और हाँ, आपको कल 15 अगस्त 2021 को हमारा 75 जिसको 75 कहते हैं, 75वां स्वतंत्रता दिवस है और वर्षगांठ 74th 74वीं वर्षगांठ है हमारी स्वतंत्रता की। तो आप धूमधाम से मनाएं। आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। Thank you so much. Have a nice day.